माननीय भाई विजय गोयल जी, महेश भाई, श्री पाठक जी, इस कक्ष में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता उन सभी बातों के लिए जो मेरे बारे में कही गई। लेकिन मुझे एक छोटा सा एक कविता की 2 लाइनें हैं वो याद आ गई। अपनी तारीफ सुन के ये समझो हक बयानी नहीं नवाजिश है। ये सिर्फ आपकी मेहरबानी है, आपकी आंखों में जो प्यार है हमारे लिए, इसलिए आपने इतनी सारी अच्छाइयाँ हमारे अंदर ढूंढ ली। मैं चाहूँगा विजय भाई कि ये लंबा भाषण ना हो, जो भी समय है मैं थोड़ा समय लूँ। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं जो अपना छोटा सा वक्तव्य देकर और फिर मैं आप अगर कोई प्रश्न करें और उससे चर्चा चले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात होती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे नीति, हम ये समान नागरिक संहिता हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जो प्रावधान है, चैप्टर है पूरा, वो न्यायालयों के जरिए लागू नहीं किए जा सकते। तो एक बात स्पष्ट है कि वो केवल उसके बारे में कार्रवाई, उसकी शुरुआत केवल और केवल सरकार को ही करनी पड़ेगी। न्यायालय में तो जानिए आप उसमें शुरुआत करना चाहें तो आपके पास रास्ता है, या तो आप पार्लियामेंट को पटिशन करिए या न्यायालय जाइए। तो न्यायालय के लिए मना है, कहा कि इसको कार्यान्वित करने में न्यायालय की कोई भूमिका नहीं होगी। आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य का, सरकार ने शब्द प्रयोग किया है, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो पूरे देश के लिए थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया वो एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करे। अब ये एक आर्गुमेंट हो सकता है कि इसको तो, इसका मतलब ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, नीति निर्देशक सिद्धांत का, कि इसमें कोई जल्दी नहीं है और ये जब वातावरण बन जाए, जब किसी भी प्रकार का विरोध ना हो, तब इसके लिए पहल की जाती है, दलील दी जा सकती है। लेकिन मेरी समझ से, और ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि आर्टिकल 44 भले डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो और भले ये निर्देश हो संविधान का सरकार को कि ये सिद्धांत देश का शासन चलाने में इनकी प्रमुखता होगी, प्राथमिकता होगी, और कोई भी विधि बनाते समय सरकार को बल्कि इन सिद्धांतों को विधि का रूप देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, राज्य की होगी। मगर मुझे इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ और नज़र आता है। ज़रा कल्पना कीजिए जो आज की स्थिति ये है कि मैं या आप में से कोई भी, हम अदालत जाते हैं तो ये फैमिली मैटर्स जो हैं इसकी शुरुआत लोअर कोर्ट से होती है। एक यंग मजिस्ट्रेट वहाँ पे होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अब पहला सवाल, हमारा जो लॉ है उसमें है, वो कोडिफाइड लॉ नहीं है, संहिताबद्ध नहीं है, वो केवल घोषणात्मक है। ये शादी ब्याह, विरासत, एडॉप्शन, ये चीज़ें धार्मिक कानून के तहत तय होंगी। धार्मिक कानून क्या है? अंग्रेज ने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि मुसलमानों में खुद ही सहमति नहीं है।
उनमें आपस में इतने सीरियस मतभेद हैं कि अगर हम कानून बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर ये आरोप लगेगा कि हमने जो 6 स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं, 6 संप्रदाय हैं, हमने इसका कर दें या इसका कर दें। उन्होंने कहा मोटी सी एक बात करते हैं, जो जिस संप्रदाय से ताल्लुक रखता है उस संप्रदाय का कानून उसके ऊपर लागू कर दिया जाएगा। अब इसका नतीजा क्या है? मैं अदालत जाऊं, पहले कोर्ट मुझसे पूछेगा कि आपका धर्म क्या है, फिर पूछेगा अच्छा ठीक है आप मुस्लिम हैं, अब ये बताइए आप हनफी हैं, क्या आप शाफई हैं, क्या आप मालिकी हैं, क्या आप हम्बली हैं, क्या आप जाफरी हैं। 6 स्कूल तो अकेले सुन्नियों में हैं, 3 शिया स्कूल। तो अब ये यंग मजिस्ट्रेट मेरे मुकदमे में फैसला करने के लिए अब इसको सारे 9 के 9 स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं, अब उसकी जिम्मेदारी ये बनती है, चूंकि कानून तो संहिताबद्ध नहीं है, उन स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में भी संहिताबद्ध नहीं है, तो फैसला कैसे करें? अब वो उस विषय पर दिए गए पहले फैसलों को पढ़े और उसके बाद उसमें से कोई सिद्धांत निकाल के मेरे ऊपर लागू करे। आज की स्थिति क्या है? अगर मेरी जो प्रेयर है, मेरी जो प्रार्थना है, वो अगर कोर्ट ने उसके अनुसार फैसला कर दिया तो मैं खुशी खुशी घर आ गया, और अगर मेरे खिलाफ फैसला कर दिया तो पहली रिएक्शन ये होती है कि ये तो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह अकेले शाहबानों का किस्सा नहीं है, वो तो बढ़ गया था, रोज ये किस्सा होता है। तो आपने एक दरवाजा खोल रखा है इस बात के लिए कि किसी वक्त भी शाहबानों जैसा कोई आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, भले ही उसके कारण कोई और हो। तो मेरे नज़दीक आर्टिकल 44 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत के नागरिकों की विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण होगा। न्याय देते वक्त बिल्कुल ताली नहीं बजाइए, गौर करिए बस जो मैं कह रहा हूं। बस न्याय देते ये आपको हमारा जो समझ है उसको अटपटा नहीं लगता कि मैं न्याय लेने के लिए जाऊं और मुझसे पहले पूछा जाए कि न्याय तब दिया जाएगा जब पहले तुम अपनी धार्मिक आस्था बताओ, ये बताओ तुम किस संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो। तो ये विधि के समक्ष समानता है, ये विधि का समान संरक्षण प्राप्त है नहीं। ये सीधा सीधा जैसा फाइनली ट्रिपल डिवोर्स 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपना जब फैसला दिया तो उन्होंने कहा कि ये न केवल कुरान के प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि ये आर्बिट्रेरी है और ये संविधान के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन इससे होता है। मैं ये मानता हूं कि आज की जो हमारा अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट अपने आप में संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। 2 महिलाएं कोर्ट जाती हैं, दोनों को एक ही तरह के केस में दोनों को अलग अलग न्याय है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग धार्मिक संप्रदायों से संबंध रखती हैं। आज के दौर में आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? दूसरी बात, ये विजय भाई थोड़ा सा उसे फिर पढ़िएगा, गुरुमूर्ति जी का आर्टिकल मैंने नहीं देखा है, अभी मैं भी पढ़ूंगा। 1937 से पहले प्रश्न जो बुनियादी है वो है जो आपने उठाया कि 1937 से पहले कम से कम अंग्रेजों के आने से पहले, अगर मैं उसे कम भी करूं तो 600 से ज़्यादा साल दिल्ली पर, और दिल्ली की हुकूमत भारत के ज़्यादातर हिस्सों तक पहुंची हुई, पूरे भारत में नहीं थी लेकिन ज़्यादातर हिस्सों तक पहुंची हुई, मुसलमान शासक थे। उन 600 सालों में
कभी किसी को ख्याल नहीं आया कि इस्लाम को प्रैक्टिस करने के लिए पर्सनल लॉ को लागू किया जाना जरूरी? मैं आपको अभी का बताता हूँ, 2 महीने पहले की बात। केरला असेंबली के स्पीकर मुस्लिम, उनका एक दिन फोन आया मुझे, हमारे परिवार के लोग कासरगोड से आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आ जाइए। चाय पीते हुए उनकी पत्नी जो शिक्षक है वो बड़े गर्व की भावना के साथ कहती है, आज 1937 से पहले नहीं, आज अभी 2 महीने पहले, वो बड़े गर्व से कहती है अपने पति की तरफ इशारा करके, ये मेरे घर पे रहते हैं, मैं इनके घर पे नहीं रहती हूं। क्यों? क्योंकि केरला में मातृ प्रधान समाज था और केरला में 1937 से पहले तक जो कानून था जिसके तहत मुसलमानों में संपत्ति को की विरासत होती थी, मतलब अपने परिवार ने बिल्डिंग, मतलब जो परिवार की संपत्ति है वो किसको मिलेगी, तो वो उस स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का नाम था मारू मक्का टैम। यहाँ केरला से अगर कोई हो तो वो इसको पुष्टि कर सकते हैं। मारू मक्का टैम, मुसलमानों में जो कानून लागू था उसका नाम था मारू मक्का टैम। और ये मारू मक्का टैम के तहत बेटे को संपत्ति में कोई हिस्सा होता ही नहीं था। तो मैंने किसी से पूछा, मैं कहा फिर ये सब के सब तो आप डिक्लेयर करोगे ना कि चूंकि ये आपके 1937 में अंग्रेज ने हमें बताया कि मुसलमान बनने के लिए पर्सनल लॉ लागू करना जरूरी, तो इससे पहले, और आप ये कहते हो कि ये कानून इस्लाम अगर आप मानते हो और इस्लाम के ऊपर आपको आचरण करना है तो ये कानून ज़रूरी है। तो इसका मतलब 1937 से पहले के तो जितने भी लोग हैं उनको तो सबको हमें उस सूची से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मानते नहीं थे। यानी जिस तरह अलग अलग हिंदू समुदायों में बेटी को ही परिवार की प्रॉपर्टी मिलती थी और उसी की जिम्मेदारी होती थी परिवार को चलाना। पति तो आया करता था, चला जाता था, आ जाता था, लेकिन परिवार को चलाने की जिम्मेदारी बेटी की होती। वो जो हिंदू कम्युनिटीज में था वही मुसलमान कम्युनिटीज में। ये 1937 से पहला कानून जो बना है असल में वो 1937 में नहीं बना, वो बना 1935 में NWFP में, जब ये जमीयतुल उलमा वालों ने एक कैंपेन चलाना शुरू किया और ये कहा कि मुसलमान होने के लिए ये ज़रूरी है कि पर्सनल लॉज लागू होने चाहिए। उन्होंने खुद से वो आंदोलन चलाया या उनको कहीं से इशारा किया गया आंदोलन चलाने के लिए, मुझे इसके बारे में मेरे मन में संदेह है, क्योंकि 1906 में वो डेलीगेशन, एक मुस्लिम डेलीगेशन गया वाइसरॉय मिंटो से मिलने के लिए शिमला में, और उसके 6 महीने के बाद उस डेलीगेशन के लोगों ने ढाके में इकट्ठे होकर मुस्लिम लीग बनाई और बाद में उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने एक आर्टिकल में लिखा, ये प्रतिनिधि मंडल गया नहीं था, इसको बुलवाया गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने आर्टिकल में लिखा है, वो खुद उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे। मत भूलिए कभी भी कि 1857 के बाद पहली जो नोटिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर, जो वहाँ सेक्रेटरी कहलाता था इंग्लैंड में, जॉर्ज हैमिल्टन, पहली नोटिंग फाइल पे ये है कि वी आर फेस्ड विद ए डिलेमा, हमारे सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है। अगर हम ऐसी नीतियाँ बनाते हैं और इस तरह काम करते हैं कि भारतीयों के बीच में विचार
और कार्य की एकता की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो ये राजनीतिक तौर पर हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। और अगर हम ऐसे तरीके अपनाते हैं कि उनके अंदर विभेद बढ़ते चले जाएं, तो इसके कारण हमारे अफसरों के लिए जो मौके पे मौजूद हैं उनके लिए बड़ा कष्टदायी होगा। लेकिन कुल मिलाकर दूसरा तरीका ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने हर उस चीज़ को इस्तेमाल, जिस चीज़ पे भी उनकी 1857 वो दोबारा नहीं होने देना चाहते थे, और उसको रोकने के लिए उन्होंने एक ही बात, उनका नहीं, हम तुम्हें राष्ट्र मानते ही नहीं, तुम तो विभिन्न समुदायों का समूह हो। मैं गया उनके पास बात करने के लिए, अपनी कम्युनिटी की बात करो, दूसरों की नहीं। वो ये अधिकार नहीं देना चाहते थे किसी भारतीय को कि वो सारे भारतीयों की तरफ से उन तक बात पहुंचा सके, लिहाजा वो कहते थे कि नहीं, अपनी कम्युनिटी की बात करो। तो ये उस कैंपेन के नतीजे में पहली विधानसभा जिसने ये कानून बनाया वो NWFP की थी 1935 में। 1937 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये कानून आया। वहाँ कहीं थोड़ा सा समझने में थोड़ी भूल हुई है, और उसकी मिसाल दे के शिमला के डेपुटेशन की मैं ये बात कहना चाहता हूँ, चूँकि उल्मा इसके लिए आंदोलन चला रहे थे, जमीयतुल उलमा उसमें आ गई थी, बल्कि वही एक संस्था थी जो आंदोलन कर रही थी। तो शिमला को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में ये संदेह आता है कि वो खुद से आंदोलन चला रहे थे या उस आंदोलन की भी कहीं और से उनको प्रेरित किया गया था कि तुम ये करो। और जिन्ना ने तो चूंकि पूरे देश में मुसलमानों में अपने अपने जो पुराने तरीके थे, मानिए गुजरात में आपको मुसलमानों की एक अच्छी तादाद मिलेगी जो वैश्य कम्युनिटी से मुसलमान हुए। वो बिल्कुल जो वैश्य कम्युनिटी का जो इनहेरिटेंस लॉ था उसको फॉलो करते थे। केरला में मारू मक्कटयम को फॉलो करते थे। और जिन्ना इन बहुत सारे जो उस वक्त रजवाड़े थे उनके वकील थे। रजवाड़ों को 1937 के कानून से परेशानी हुई कि अगर मुस्लिम कानून लागू हो गया तो हम अगर हमारे औलाद नहीं हैं तो हम अपनी मर्जी से किसी को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। जिन्ना ने तो सेंट्रल असेंबली में उनकी वकालत की थी। जिन्ना ने कहा था कि इनहेरिटेंस के कानून को टच मत करो, और कुछ उसमें कंसेशन भी कराने में वो कामयाब हो गए थे, जो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा इस वक्त, वो उसमें हो गए थे। लेकिन ये कानून क्या है, खुद मुसलमानों में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो रेडिकल हैं उनका भी व्यू क्या है इसके बारे में, मैं आपको वो एक 4 लाइनें पढ़ के बताता हूँ। जमात इस्लामी आपने नाम सुना होगा, एक संस्था है, एक जमीयतुल उलमा है, एक जमात इस्लामी। वो भी यही, उनका भी यही है कि उनके अंदर उलमा हैं, मतलब स्कॉलर्स हैं इस्लाम के। मौलाना मौदूदी उसके संस्थापक हैं। मौलाना मौदूदी की एक छोटी सी किताब है, उसका नाम है हुकूक़ुज़्ज़ौजैन, राइट्स ऑफ द स्पाउसेस। हस्बैंड वाइफ के क्या राइट हैं, द राइट्स विच अराइज फ्रॉम द फैक्ट ऑफ मैरिज, उसका टाइटल है किताब का हुकूक़ुज़्ज़ौजैन। ज़ौज अरबी में कहते हैं स्पाउस को। तो उसमें मौलाना लिखते हैं, ये मेरा किया हुआ ट्रांसलेशन है तो मुझे याद है कि उर्दू में उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो इस कानून के नतीजे में, पर्सनल लॉ को कह रहे हैं, इस कानून के नतीजे में सरकार ने जब ये जिम्मेदारी ले ली कि इस कानून को लागू करेगी, तो इसके नतीजे में जो अफसोसनाक हालात पैदा हुए हैं वो ये हैं। वो कहते हैं कि इसने मुसलमानों की आइली मतलब पारिवारिक जीवन,
को पूरी तरह तबाह करके रख दिया है। और कम से कम 75% खानदान ऐसे हैं जिनकी जिंदगी नरकीय बन गई है इस कानून की वजह से। और कहते हैं कि इस कानून को ना तो इस्लामी कहा जा सकता है, ये कानून ना तो इस्लामिक फॉर्मेट है इसका, ना इसके कंटेंट इस्लामिक। फिर आप किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? मैंने यहाँ जब ये शाबानो भी था तब भी मैंने सवाल किया था जमात इस्लामी वालों से कि भाई आप जमात इस्लामी, आपकी जमात का फाउंडर कौन है? अबुल आला मौदूदी। ये राय है उनकी, अबुल आला मौदूदी की। लेकिन जब आप ये तय कर लें कि हमें कोई चीज़, हमें तो सिर्फ इसको 1937 का भी सुनिए, 1937 में ये कानून पास हो जाने के बाद उल्मा नाराज थे। उनका तो मानना ये था कि इस कानून के तहत फैसला सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जज कर सकता है। और उसमें एक समझ में आती है बात वो, बिकॉज दिस इज ए रिलीजियस लॉ, देयर इज ए डिवोशनल एस्पेक्ट टू इट, देयरफॉर अनलेस समबडी बिलीव्स इन इट, उसके पास वो अधिकार कैसे हो? तो इन्होंने कानून तो बनवाया, लेकिन साथ में ये कहा कि ये प्रावधान डालिए कि मुस्लिम जज फैसला करेगा, जो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। और उस मामले में ईमानदारी के साथ एडमिट करना चाहिए कि जिन्ना ने गवर्नमेंट के फैसले को सपोर्ट किया, तभी वो पास भी हुआ। अब क्या हुआ 1937 में, जब आपने ये तय कर दिया कि जो ये मुस्लिम लॉ नहीं है, ये सेक्टेरियन लॉज, हर संप्रदाय के, मुसलमानों में संप्रदाय हैं, उनके अलग अलग कानून हैं, वो लागू किए जाएंगे मुस्लिम लॉ के नाम पर। अब हिंदुस्तान में तो बड़ी तादाद हनफियों की है। अब मानिए एक महिला का पति गायब हो गया, अब वो अदालत जाती है, भी मेरे पति का पता ही नहीं है इतने सालों से, तो मुझे सेपरेशन का ऑर्डर कोर्ट से। अब कोर्ट ने जो देखा कानून को, तो हनफी लॉ में लिखा हुआ है कि महिला को 90 साल से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी उसकी मैरिज एनल हो सकती है। 90 साल से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो दो बार जन्म लेना पड़ेगा। उस वक्त हिंदुस्तान में जो उम्र थी, जो नेशनल एवरेज था एज का, वो 45 भी नहीं थी। तो अब क्या हुआ, पंजाब में 12-14 महिलाएं जिनका ऐसा मामला था, उन्होंने कहा अब उनके लिए क्या रास्ता बचा था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और ये बड़े परिवार थे। अगर आपको ध्यान हो, 4-5 साल पहले पाकिस्तान के एक मिनिस्टर शाहनवाज भट्टी या कुछ, जिसको टेररिस्ट ने मार दिया था, वो ऐसे ही एक परिवार का था, क्रिश्चियन परिवार का, भट्टी। तो ये 12-14 परिवार बड़े बड़े से मतलब क्या, बड़े उस ज़माने में जो बड़े ज़मींदार थे वो बड़े बड़े थे। ऐसे 12 परिवार, न केवल महिला ने अपना धर्म परिवर्तन किया और वो क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए। ईसाई क्यों हुए? अगर हिंदू बनने की कोशिश की होती तो फिर गर्दन काटी जाती। क्रिश्चियन उस वक्त हुकूमत कर रहे थे हिंदुस्तान पे, तो उन्होंने अक्लमंदी करी, उन्होंने कहा कि हम क्रिश्चियन हो गए। अब वो मैरिज खुद बहुत एनल हो गई। अब ये सनसनी मच गई उल्मा के अंदर, और इन्होंने वो घटना होने के बाद अशरफ अली थानवी साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो राज्यसभा के मेंबर थे बाद को भी, और इन्होंने एक कमेटी बनाई और इन्होंने एक नया मुसव्वदा तैयार किया, फिर उसी शर्त के साथ कि ये फैसला केवल मुस्लिम जज कर पाएगा। और इन्होंने कहा कि हम अदालत को ये हक देने के लिए तैयार है। काहे के लिए? ये ध्यान रखिएगा, किस वजह से? धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए। पर्सनल लॉ में सुधार करने की नीयत से नहीं, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए हम इसके लिए तैयार हैं। आप एक लाइन का कानून पास कर दीजिए कि अगर वादी हनफी हो
जिसमें 90 साल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके ऊपर हनफी होते हुए भी उसके ऊपर मालकी संप्रदाय का कानून, ऊपर हनफी होते हुए भी उसके ऊपर मालकी संप्रदाय का कानून, जिसमें केवल 4 साल इंतजार करना है, वो लागू किया जा सकता है। लेकिन फिर वही शर्त लगाई कि इसका फैसला करेगा मुस्लिम जज। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपका सुझाव मानने को तैयार हैं कि हनफी के ऊपर मालकी कानून लागू कर दिया जाए, लेकिन ये अधिकार कि फैसला कौन करेगा, ये इस हद तक हुआ है कि बंगाल में 53 या 54 में 50 शादी हुई 51 में, और 52 या 53 में वो लड़का पाकिस्तान चला गया, बीवी यहीं रह गई। कई साल गुजर गए, 2-3 साल या 50 में हुई होगी शादी, 2-3 साल गुजर गए। अब लड़की के परिवार वालों ने कहा कि भाई या तो आके तुम इसे ले जाओ, या फिर तुम तलाक भेज दो। तो ना तो वो आता था ना तलाक भेजता था। तो लड़की वाले कोर्ट चले गए और कहा कि भी वो तो जा चुका है और इतने साल हो गए हैं, 4 साल या 3 साल हो गए हैं। कोर्ट ने और जो अपना ऑर्डर है वो जारी कर दिया और कोर्ट ने कहा कि मैरिज ख़त्म हो गई। सारे उलमा ठीक उसी तरह जैसे शाबानों में खड़े हुए, इस तरह खड़े हो गए कि अगर ये लड़की किसी और से शादी करती है तो ये शी विल बी कमिटिंग एडल्ट्री। ये तो फैसला सिर्फ मुसलमान जज दे सकता है, नॉन मुस्लिम जज का दिया हुए फैसले से शादी ख़त्म नहीं हो। उस लड़की के परिवार ने मौलाना आज़ाद को खत लिखा कि ये स्थिति है। मौलाना ने कहा इनको बकवास करने दो, ये जो भी कहें कहने दो, तुम्हारी बेटी की तलाक हो गई और बिल्कुल सही है, और इसकी शादी जहाँ चाहो वहाँ कर दो। ये मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड है, वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। ये कोई नया क्राइसिस नहीं। अभी मैं आपको एक मिसाल और दूंगा, उसके बाद मैं ख़त्म करूंगा। आप जो प्रश्न करें मैं उसमें रिस्पॉन्स दूंगा। 2007 में 1986 जब इतना बड़ा एक बड़ा आंदोलन चलाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, और अगर मैं कहूं कि धमकी और हिंसा की भाषा प्रयोग की गई, संसद के बाहर खड़े होकर ये कहा गया, तब उस जमाने में जंतर मंतर नहीं, इंडिया गेट पे अलाउड था, बोट क्लब पे। आप आज भी निकाल दीजिए अखबार उस जमाने के, जो पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग बोट क्लब पे हुई थी। कहा गया जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ख़ास तौर से मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस मामले में हमारी मुखालफतें करें, उनकी टांगें तोड़ दो। तो आप हिंसा के लिए ही तो उकसा रहे थे, और क्या कर रहे थे? हाउस में खड़े होकर मेरे भाषण के बाद 3 या 4 दिन के बाद, मैं नाम नहीं लूँगा, एक माननीय मंत्री जो पर्सनल लॉ बोर्ड के पक्ष में बोले, उनका जुमला पढ़ने के लायक है, और पार्लियामेंट में कोई उस पर एतराज़ करने वाला नहीं। और हमारे देश में कानून है कि आप किसी जाति के लिए अगर अपमान सूचक शब्द प्रयोग करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है और सज़ा हो सकती है। उन्होंने कहा, यही जुमला था, तेली कहते हैं तेल निकालने वाले को, और तंबोली कहते हैं पान बेचने वाले को। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कहा कि अब ये तेली और तंबोली फैसला करेंगे कि कानून के मामले कैसे तय होंगे। क्या हम किस दौर से गुजरे? और उसके बाद शाबानों को अकेले ऐसा मत समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदला गया। मामला केवल उतना नहीं है, 1937 के एक्ट में भी यही तो स्वीकार किया गया था कि पर्सनल लॉ के मैटर्स जो हैं, जो सिविल लॉ है, वो धार्मिक कानूनों के तहत तय किए जा सकते हैं।
लेकिन शाहबानों का जो असल एंगल है, जो ज़्यादा गंभीर है, उस पर लोगों ने गौर नहीं किया। वो ये है कि शाहबानों को जो कुछ भी न्याय मिला था वो सिविल लॉ या पर्सनल लॉ के तहत नहीं मिला था, उसको न्याय मिला था अपराध संहिता के तहत, सीआरपीसी के तहत। सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी विच टॉक्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द इंडिजेंट पर्सन्स, वो व्यक्ति जो अपनी आत्मा और अपने शरीर को एक जगह रखने की जिनके पास साधन नहीं है, उनको कहां से साधन उपलब्ध कराए जाएं, ये विषय पर्सनल लॉ का विषय नहीं है, ये विषय अपराध संहिता का विषय है। उस वक्त जब उस फैसले को आप बदलिए तो आपने बुनियाद डाली इस देश के अंदर कि न केवल सिविल लॉ अलग हो सकते हैं बल्कि अलग अलग कम्युनिटीज के लिए क्रिमिनल लॉ भी अलग हो सकते हैं। वो तो कहिए खैरियत से लोगों की उसमें वो असल चीज उसमें समझ में नहीं आई, वरना तो कितने बड़े आंदोलन शुरू हो गए होते कि हमारे जो क्रिमिनल लॉ हैं उनको भी अलग कीजिए, क्योंकि शुरुआत तो हो गई। अच्छा, अब एक बात और मैं कह दूं, उसके बाद मैं ख़त्म करता हूं। अभी 2017 में ये मामला फिर आया सुप्रीम कोर्ट में। मेरा परम सौभाग्य, मैं अपना ऐसा खुशकिस्मती मानता हूँ, परम सौभाग्य कि पार्लियामेंट में मौका मिला इस मामले में वकालत करने का। और सुप्रीम कोर्ट तो मैं सिर्फ सुनने के लिए गया था, लेकिन कोर्ट रूम में मुझे कोई अंदर जाने से ना रोके, उसके लिए मैं काला कोट और गाउन अपना पहन के, मैंने कभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की मगर मैं रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ, तो मैं वो पहन के गया। और मुझे दिल में ये था मुझे कोई पहचाने कभी नहीं, क्योंकि मैंने कभी ज़्यादा एक थोड़े से वक्त कभी कभी गया हूँ, तो मैं तो सुनने के लिए बैठा हुआ था। बेंच की तरफ से एक सवाल किया गया, हमारे जितने वकील जो अलग अलग पार्टियों के लिए अपीयर हो रहे थे सबसे पूछा, सबने उसको, उन्होंने कहा कि वो लॉ से ज़्यादा उसका संबंध मुस्लिम लॉ की हिस्ट्री से था। तो जब सबने मना कर दिया, उसमें कपिल जी भी थे, उसमें सलमान खुर्शीद साहब भी थे, उसमें नारायण साहब है, क्या उनका नाम है, तमिलनाडु के हैं, वो भी थे, सब लोग थे। तो वो सच्ची बात ये कि वो लॉ से इतना ज़्यादा मतलब नहीं था उस क्वेरी का, उस क्वेरी का संबंध ज़्यादा था लॉ की, मुस्लिम लॉ की हिस्ट्री से। तो मैंने हाथ उठाया, उन्होंने मुझसे कहा, मैं काला कोट पहने हुए था, गाउन, मैंने उसको 7-8 मिनट लगे, मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया। अब मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है और फिर वो लंबा भी हो जाएगा, मैं लंबा नहीं करना चाहता। तो वो मैंने एक्सप्लेन किया तो फॉरेन चीफ जस्टिस की तरफ से ऊपर से आया कि बट मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान, वी वुड लाइक टू हियर यू इन डिटेल। मैं तो दंग रह गया, मैं तो सोच रहा था कि मुझे कोई पहचानेगा नहीं। और कैन यू कम प्रिपेयर्ड आफ्टर लंच? मैंने कहा मेरे लिए इससे अच्छा मौका और क्या होगा। तो मैं तो उनका धन्यवाद किया और लंच के बाद में तकरीबन 57 या 58 मिनट मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स दे सकता था वो मैंने आर्ग्यूमेंट, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मुझसे कहा कि जिस दिन आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होंगे उस दिन भी आपको मौका है अगर आप आना चाहें। तो फिर मैं उस दिन फिर कुछ 45-46 मिनट को, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, 3 तलाक को उन्होंने कह दिया कि कानून ये संविधान विरोधी भी है और ये कुरान में इसके लिए कोई जगह नहीं। आपको मालूम है, फैसला आने के बाद 3 तलाक एक दिन के लिए भी नहीं रुकी और एग्जैक्टली 6 अगस्त को ये फैसला आया था और 6 अक्टूबर को बहराइच से, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से मुझे एक कॉल आई और एक साहब रोते हुए, आरिफ भाई वो याद है मेरी बेटी की शादी में आप आए थे? मैंने कहा जी। कहा आज उसको तलाक हो गई। क्या हुआ? कहा वो लड़का आंध्र प्रदेश में काम करता है, दोनों ट्रेन से आ रहे थे, हमारे घर तो खाना पक रहा था कि शाम को ये बच्चे हमारे घर खाना खाएंगे,
स्टेशन से फ़ोन आया लड़के का कि मैंने आपकी बेटी को तलाक दे दी, आके ले जाइए। और मैं तो कुछ तो कोई बात, उनका बस किसी बात पे दोनों में बहस हुई थी और उसने 3 तलाक फ़ौरन दे दी। मैंने अगले ये बिल्कुल इसमें ज़रा सा भी मैं कोई इधर उधर घटा बढ़ा नहीं रहा हूँ। मैंने अगले 1 महीने तक जितना संभव था प्रयासों का वो प्रयास किए, पुलिस को इन्वॉल्व किया। हमारे शहर के एमएलए हैं सुभाष त्रिपाठी, बीजेपी के, अभी भी हैं, अब शहर से नहीं है, अब कहीं और से, उनको इन्वॉल्व किया और उनके लड़के वालों को समझाने की कोशिश की कि भाई ये तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है, ये लागू नहीं हो सकती। लेकिन वो किसी की बात नहीं, मैं उनसे बात इसलिए नहीं करना चाहता था कि वो परिवार भी मुझे सपोर्ट करता रहा। मैं कहा अगर वो मुझे मना करेंगे तो कहीं थोड़ा मतलब कोई सख्ती की बात ना हो जाए, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। और पुलिस वाले इस हद तक गए कि 10 दिन तक उन्होंने उस लड़के को रोज़ाना बुला के अपने ऑफिस में बिठाया और कहा कि तुम उस लड़की को वापस लो वरना हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और फिर एसपी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं धमका तो बहुत रहा हूँ लेकिन किस कानून के तहत कार्रवाई करूँगा ये तो बताइए। और 10वें दिन एसपी ने फ़ोन करके कहा कि वो लड़का भाग गया रात में। फिर भी ये कोशिशें कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करके जारी रही और अगले महीने की 5 तारीख को, 6 तारीख को एक किस्सा हुआ था, अगले महीने की 5 तारीख को जिन नए लोगों को जिम्मेदारी दी थी उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वो मान गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आरिफ साहब का इतना ही इंसिस्टेंस है तो हम चलो दोबारा इस लड़की से शादी कर लेंगे, लेकिन पहले इसका निकाह किसी और से कराओ। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, इसलिए कि कई दफ़े लड़की वालों का एटीट्यूड ऐसा अजीब होता है कि हमारी लड़की का घर बसा रहे चाहे जुल्म होता रहे। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा उसके बाप को जाकर बता दो। अब बाप का फ़ोन नहीं आया, उस बच्ची का फ़ोन आया जिसे मैंने जब मैं पहले इलेक्शन में गया हूँ तो छोटी सी थी। अब उसका फ़ोन आया और उसका क्या उसने 2-3 वाक्य बोले मगर क्या हिला देने वाले। उसने मुझसे कहा, रो रही होगी वो, उसकी आवाज़ से लग रहा, उसने कहा चचा मैं कल सुबह खबर पढ़ लीजिएगा कि मैंने पंखे से लटक के जान दे दी, मैं ये काम नहीं करूँगी। मैंने कहा बेटा मेरी तबीयत खुश हो गई तेरे इस जवाब से, लेकिन अब मेरी तुझसे एक दरख्वास्त है कि मुझे रोज़ रोज़ परेशान मत कर, अब थोड़ा सब्र कर, धैर्य रख। और मैं उठ के वहाँ से अंदर गया, अपने कंप्यूटर पर बैठा, एक 6 पेज का खत जो मेरी समझ से जब मैंने उसे रिव्यू किया तो मुझे लगा कि आखिरी पैरा बहुत सख्त है। और फिर बहुत देर गौर किया कि कहीं प्रधानमंत्री जी इसको दूसरी तरह ना लें, लेकिन मैंने कहा नहीं यही लिखूँगा। 6 पेज का खत लिखा जिसमें आखिरी पैरा ये था कि 1986 में हमने ब्लंडर किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने के लिए कानून बनाया, लेकिन आज अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को बचाने के लिए कानून नहीं बनाया तो ये इतना ही बड़ा ब्लंडर होगा। अगले दिन मुझे पीएम ऑफिस से फ़ोन आ गया कि प्रधानमंत्री जी के ने फला वक्त आपको बुलाया है। मैं गया, 1 घंटे के करीब एग्जैक्टली 59 मिनट्स बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि आरिफ साहब आपको किसी से, मैंने शिकायत भी की, मैंने कहा आपके सीनियर लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, कानून की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो लीगल स्टेटस क्लेरिफाई किया है, इसे रोका नहीं जा सकता बगैर कानून के। उन्होंने कहा अब आप किसी से बात मत कीजिए, मेरी बात समझ में आ गई। और अगले दिन सुबह मैं तो हैरान रह गया। अगले दिन सुबह मैं रात में ज़रा चूँकि बहुत देर तक जागता हूँ, अब तो नहीं,
तब तो मैं 3 बजे से पहले सोता ही नहीं था। तो देर में उठता हूँ, तो जब उठा तो पता चला कि लॉ सेक्रेटरी का फ़ोन 2 बार आ चुका है। मैंने बात की, उन्होंने कहा सर हमें निर्देश हुए हैं, आपके पास हम पूरी टीम भेज रहे हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी है लॉ मिनिस्ट्री की, और आपको जो भी इस मामले में उनकी क्वेरीज होंगी, आप जो बताना चाहें, तो मेरे पास जितना मटेरियल था मैंने जल्दी जल्दी उसकी सबकी कॉपीज़ बनवाई। 3 घंटे पहले दिन मीटिंग हुई, अगले दिन 1.5 घंटा मीटिंग हुई। 8 दिन बाद मैं अपने गांव जा रहा था, और गांव से पहले एक जगह है, वहाँ पे मुझे फ़ोन आया पार्लियामेंट के किसी ऑफिसर का, आरिफ साहब बहुत मुबारक हो आपको। मैंने कहा क्या? कहा कि इतने सालों से जो आप लड़ाई लड़ रहे थे वो बिल आ गया पार्लियामेंट में। लोकसभा में 2017 में वो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी। लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल ने, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मुख्य विपक्षी दल ने कोई ज़्यादा विरोध नहीं किया ही नहीं, वॉकआउट कर। लेकिन राज्यसभा आते आते पर्सनल लॉ बोर्ड का दबाव आया, और मेरे पास आज भी वो पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रेस सर्कुलर है वो मेरे पास है मेरे कंप्यूटर में, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यसभा नेता विपक्ष के कमरे में मीटिंग हुई, ये नाम एमपीज मौजूद थे, लीडर मौजूद थे, और उन्होंने हमें इसकी यकीन दहानी कराई, आश्वस्त किया कि इस कानून को राज्यसभा में पास नहीं होने दिया जाए। 2 साल इंतज़ार करना पड़ा, 2019 में वो पास हुआ। आज जो सारी बातें कही जा रही हैं ये उस वक्त नहीं कही गई थी। इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, मुसलमानों की का तशख़्ख़ुस, उनकी जो पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या हुआ उस नतीजा उस कानून का 2019 में जो बना? उसका नतीजा ये हुआ कि तलाक बैन नहीं हुई है और बैन हो नहीं सकती। 3 तलाक बैन हुई है, और उस 3 तलाक बैन होने के नतीजे में, पनिशेबल ऑफेंस बनने के नतीजे में, उसका नतीजा क्या हुआ है? मुस्लिम समाज में तलाक की दरों में 96% की कमी हुई। फायदा किसको हुआ? अकेले महिलाओं को नहीं, उन बच्चों का भी सोचिए जो तलाक के नतीजे में जिनका भविष्य अंधकार में चला जाता था। अकेले महिलाएं नहीं, महिलाएं तो फिर भी उम्र है उनकी, ये तो बच्चे हैं छोटे छोटे। और यहाँ हमारे जूइश रब्बाई भी हैं, हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर भी थे, वो बैठे हुए हैं। मैं आपको जूइश लॉ की मिसाल देता हूँ। जूइश किताब में, कानून में नहीं, किताब में है नो फॉल्ट डिवोर्स, लेकिन ये जो वर्ग है कुरान में नहीं है। कुरान में लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, लेकिन ये जो हमारे रब्बाइज हैं, इन्होंने उसमें इतनी चीज़ें जोड़ी हैं कि नो फॉल्ट डिवोर्स इम्पॉसिबल हो गई। और यहाँ थी नहीं, यहाँ पे नो फॉल्ट डिवोर्स कर दी। तो फायदा किसका हुआ? इसी तरह ये सब अच्छा, आपके सामने मिसाल मौजूद है। आपका ये 1937 एक्ट कश्मीर पे लागू नहीं था, आपको मालूम नहीं, बस कश्मीर पे लागू नहीं था। ये आर्टिकल 370 के तहत ये कश्मीर पे लागू नहीं था। तो कश्मीर का मुसलमान रहा ना इस पर्सनल लॉ के बगैर। यूसीसी गोवा में लागू है। यहाँ पर दुष्प्रचार होता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बन गया तो मुसलमान निकाह नहीं कर पाएंगे, मुसलमान अपने मुर्दों को दफन नहीं कर पाएंगे। एक साहब हैं हैदराबाद से, वो कह रहे हैं कि ये कोशिश है हिंदू कानून को मुसलमानों पर लाद देने की। अरे मेरे भाई, हिंदू कानून तो हिंदुओं पे ही नहीं लागू हुआ है। हिंदू कानून में तो डिवोर्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इनहेरिटेंस फॉर गर्ल्स है ही नहीं। ये तो मॉडर्न लेजिस्लेशन है, लेकिन उस वक्त जो लोग जिम्मेदार थे उनको लगा कि ये जो विरोध हो रहा है इसमें मुसलमान न शामिल हो जाएं, तो उनको आश्वस्त करने के लिए और भी कारण थे, अकेले यही कारण नहीं था, और भी कारण थे। उनको आश्वस्त करने के लिए इसको हिंदू कोड का नाम दिया गया। हिंदू कानून अगर शास्त्रों पर आधारित है
हिंदू का मतलब अगर शास्त्रों पर आधारित है तो तलाक कहां से आ गई उसमें? उसमें लड़कियों का अधिकार कहां से आ गया? तो वो हिंदुओं पे ही नहीं लागू, तो वो मुसलमानों पर कहां से लागू हो जाएगा? और दूसरी बात, गोवा आपके सामने, गोवा को भी बात को लीजिए। हिंदू कोड बिल समान रूप से हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनों पर और बुद्धिस्ट पे लागू है। क्या उनके सारे रस्म रिवाज खत्म हो गए? क्या सब एक तरीके से शादी करने लगे? सबको तो छोड़ दीजिए, खुद हिंदुओं में इतनी विविधताएं हैं। केरला में कोई अग्नि के फेरे नहीं होते, और खुद केरला में विभिन्न समुदायों में शादी करने के अलग अलग तरीके हैं। तो अगर वो कानून का उद्देश्य, खासतौर से सिविल लॉ का उद्देश्य समानता पैदा करना नहीं होता, यूसीसी का उद्देश्य न्याय की समानता है। कस्टम, रिचुअल, आप क्या, मिसाल के तौर पर भाई एक मोटा सा पैमाना, अगर किसी भी धार्मिक आस्था ने कोई चीज को कहा है ये करना है, कानून उसको रोकेगा नहीं। अगर कहा है ये नहीं करना है, कानून ये नहीं कहेगा कि ये काम करो। मिसाल के तौर पे मुस्लिम मैरिज में पति को शारीरिक संबंध से पहले मेहर अदा करना है। ईमानदारी से सवाल पूछ लीजिए, लोग अदा करते हैं? पहला वाक्य बोलते हैं अपनी पत्नी से, जिससे अभी शादी हुई है चंद घंटे पहले, पहला वाक्य बोलते हैं मेहर माफ कर दो, क्योंकि ये जानते हैं कि शारीरिक संबंध नाजायज है अगर मेहर नहीं दिया। पहले उस समय वो भी दिमाग बना के आती है कि हाँ पहले ही माफ कर देना। फिर वो झगड़ा कब होता है? अगर ताल्लुकात खराब हुए, डिस्प्यूट हुआ, तो जो चीज़ शादी के फौरन बाद होनी चाहिए वो तलाक से जुड़ गई। कैसी अजीब बात है। फिर गोवा आपके सामने, वहां पे यूसीसी के कारण क्या सबके अंदर समानता हो गई? यूसीसी का वो मकसद ही नहीं है। यूसीसी का एक ही मकसद है कि जब अगर आपके बीच में, एक के बाद आप एक मिसालें लेते चले जाए। एक बड़े क्या कहेंगे साहब, कलाकार, एक्टर, अभिनेता, या को दूसरे किसी जगह दूसरी शादी कर ली। अरे भैया, सिविल लॉ में एक बेसिक उसूल है, सिविल लॉ डज नॉट फॉरबिड एनी एक्शन ऑन द पेन ऑफ पनिशमेंट। करता ही नहीं। दूसरी शादी कर ली, कोई लॉ उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा। हाँ, अगर पहली बीवी ने जाके शिकायत दर्ज करी तो कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो अगर आप कहते हो कि जिन चीज़ों को आप बचाना चाहते हो ये धर्म में मूलित हैं, तो क्या महिलाएं कम धार्मिक हैं, पुरुष ज़्यादा धार्मिक हैं? अगर धर्म में आधारित है, वो शिकायत ही नहीं करेगी जाके, जो आपका जी चाहे वो करते रहो। लेकिन नहीं, वो सवाल करती है। अब वो कहती है मुझे दिखाओ कुरान में कहाँ लिखा है 3 तलाक। वो सवाल करती है कि मुझे दिखाओ कहाँ कुरान में लिखा है कि बहुविवाह की कहाँ इजाज़त है। बहुविवाह है, कहाँ है? अनाथों के अधिकार की बात करते हुए बहुविवाह की इजाज़त उस समय दी गई है जब 1/3 मुस्लिम मर्दों की, पुरुषों की संख्या जंग में एक ही जंग में 2 दिन के अंदर मर गए। अब बहुत सारी विधवाएं थीं, बहुत सारी यतीम बच्चियां थीं। उस वक्त इजाज़त, एक्सेप्शन, कंडीशनल परमिशन, चूँकि उसमें जहाँ ये कहा गया है कि 1 से ज़्यादा कर सकते हो, मगर बशर्ते कि तुम इंसाफ कर सको, वरना केवल 1 से शादी करो। और आगे चल के कहा गया है, लेकिन ये मानवीय क्षमता के बाहर की बात है कि वो 2 महिलाओं के साथ इंसाफ कर सके। तो अब ये रोक हो गई या नहीं? और ये है कंडीशनल परमिशन, इसके आधार पे तो कानून बना दिया। और एक सीधी सीधी कमांड है कुरान में, वनकिहुल अयामा मिनकुम, शादी उससे करो जो शादीशुदा ना हो। तो मैंने इन लोगों से बहुत साल पहले की बात है, मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये सिर्फ पुरुषों के लिए कहा गया है या ये महिलाओं के लिए भी कहा गया?
कि नहीं, ग्रामर के हिसाब से तो ये दोनों के लिए कहा गया है। तो महिला उस पुरुष से शादी क्यों करे जिसकी ऑलरेडी शादीशुदा है? तो क्या जुल्म है कि जो एक सीधी कमांड है उसको इग्नोर कर दिया गया और जो कंडीशनल परमिशन है उसको कानून बना दिया गया। कोई चीज ऐसी नहीं है। और अगर ऐसा ही है, पर्सनल लॉ इतना जरूरी है, तो मैंने तो पहले भी कहा कि क्या पर्सनल लॉ बोर्ड उन हिंदुस्तानी मुसलमानों को जो अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, जहां कोई पर्सनल लॉ नहीं, उनको ये कहेगा कि तुम वहां से लौट के आ जाओ, चूंकि वहां तुम इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर सकते? वो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए जो खड़ा रह सके। लेकिन ये हर 30 साल के बाद इनके आर्ग्यूमेंट बदल जाते हैं। 1986 में कहते थे 3 तलाक खुदा का कानून है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि नहीं, ये तो इनोवेशन है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है और हम खुद आंदोलन चलाएंगे इसको ख़त्म करने के लिए। कैसा आंदोलन चलाएंगे? अब से 20 साल पहले ऐलान किया था स्टैंडर्ड निकाहनामा। आज तक उस स्टैंडर्ड निकाहनामे का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं पता नहीं। तो ऐसे में जब आप कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते और ये जो असमानता फैली हुई है, अभी 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अमृत महोत्सव मना लिया आपने, अमृत काल में आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब अगले 25 साल एक नई चेतना के साथ हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सपनों को पूरा करना है। उस लिहाज से अपनी पूरी शक्ति और प्रयासों को बढ़ा दीजिए और अगले 25 साल इसके लिए समर्पित कर दीजिए कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना। ये तो स्वतंत्रता सेनानियों की टीम थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठी हुई थी। उनका सपना साकार नहीं होना चाहिए? उनका भी सपना साकार होना चाहिए। ये बिल्कुल सही वक्त में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता कि मेरी समझ से बहुत देर हुई, लेकिन फिर भी आज हमारे पास हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री वो चेतना है और वो इस काम को करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ भारत के ये तो कभी सोचिए ही बात कि इस देश के अंदर कभी भी डाइवर्सिटी को, बहुधा को कोई खतरा हो सकता है। ये देश की संस्कृति उसमें नहीं। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृति नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वत। इसकी बुनियाद में बहुधा। यहाँ पर कोई जोर ही नहीं है किसी को। अब ये तो छोड़ दीजिए, इबादत करने का कोई तरीका नहीं है कि यही तरीका है जिससे आप पूजा पाठ कर सकते। उत्तम सहज अवस्था, द्वितीय ध्यान धारणा, तृतीय प्रतिमा पूजा, होम यात्रा, चतुर्थ। क्या इस देश से कोई विविधता खत्म कर सकता है? कोई नहीं, किसी को दिलचस्पी नहीं। हम तो विविधता का त्योहार मनाते हैं। हमें विविधता परेशान नहीं करती। दुनिया में यह अकेला देश है जो क्रांति में विश्वास नहीं करता, जो संक्रांति का त्योहार मनाता है। तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। हर कोई अपने रस्मों रिवाज, बस एक ध्यान रखने का है कि रस्मों रिवाज वो नहीं होने चाहिए कि जो मानवीय संवेदनशीलता को आहत करते हों, या जो संविधान की जो शब्दावली है और उसकी जो आत्मा है उसको आहत करते हों। बस ये ध्यान रखने का है। बाकी हर व्यक्ति इस देश में आज़ाद है और वही कारण है इस देश की जो प्राचीन सभ्यता है। अगर उसकी निरंतरता का कोई कारण है तो वो ये भारतीय मानस है जो विविधता को स्वीकार ही नहीं करता, सम्मान ही नहीं करता, बल्कि उसको गले लगाता। किसी चीज़ को खतरा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं हाजिर।